Hello everyone, welcome to SKSR Academy. In today's class, we are going to understand directive principles of state policy of Indian Constitution before its meaning and features, importance, types, and key provisions that are prescribed in Indian Constitution. So before we start the class, if you are new to this channel, please do like, subscribe, and share it to your friend as well. Okay. के पहले देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। पहले क्लास देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के वर्ड को डिकोड करते हैं। डायरेक्टिव मतलब कोई चीज एडवाइस कर रहा है, प्रिंसिपल्स मतलब कुछ आइडियाज जो प्रेस्क्राइब्ड होकर या रूल्स है। ओके, कुछ रूल्स गाइड कर रहा है किसको, स्टेट को। ओके, स्टेट या गवर्नमेंट को जो कुछ भी रूल्स है वो गाइड कर रहा है उसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और एक बार बोलता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब क्या है, सर्टेन रूल्स या रेगुलेशन, क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में पार्ट 4 में मेंशन है, जो कि गवर्नमेंट या स्टेट को डायरेक्ट करता है या गाइड गाइड करता है दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग पब्लिक पॉलिसीज or implementing public policies or making public policies, you need to follow these rules or your goals should be among these principles. Okay, is that clear? Directive principles of state policy are guidelines given in the constitution to the state for establishing a just, welfare-oriented, social, economical, democratic society. Okay, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, एक गाइडलाइन से जो गवर्नमेंट को गाइड करता है डे टू डे एक्टिविटी में। ओके, गवर्नमेंट को क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए व्हेन अप्लाइंग पब्लिक पॉलिसीज। ओके, अगर गवर्नमेंट चाहे तो लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहे, स्कीम बनाना चाहे, तो उसका गोल क्या होना चाहिए, ओके, वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान रखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्लेस किया गया था। ओके, दे आर कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। ओके, याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी भी जिसको कहा जाता है, वो पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। Unlike fundamental rights, directive principles are not directly enforceable by the courts. ओके, ये क्या कहना चाहता है, अगर फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्ट 3 में, अगर उसका कुछ वायलेशन हुआ तो इंडिविजुअल जिसका राइट्स वायलेट हुआ है वो कोर्ट पे केस कर सकता है एंड कोर्ट अकॉर्डिंगली उसको जस्टिस दिलाएगा। क्लियर? बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर क्या है, ये डायरेक्ट करता है, स्टेट को कुछ गाइडलाइंस देता है, जब तुम पॉलिसी बनाओगे तो ये सारे चीज को ध्यान में रखना। बट अगर गवर्नमेंट ना माने इस गाइडलाइंस को तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट पर केस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। ओके, डायरेक्टली हम गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं अगर वो इसको इम्प्लीमेंट ना करे तो। क्लियर? क्लियर? ओके, इन सिंपल वर्ड, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम। फंडामेंटल राइट आपको तो पता होगा, फंडामेंटल राइट क्या करता है, इंडिविजुअल का फ्रीडम राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइड द स्टेट, स्टेट को गाइड करता है, सपोर्ट करता है टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए गाइड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर?
Then meaning of directive principles. The word directive means guidance या डायरेक्शन, रास्ता दिखाना, ओके, या गाइड करना। डायरेक्टिव का मतलब प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स वगैरह, रूल्स रेगुलेशन। स्टेट मतलब गवर्नमेंट या स्टेट को भी समझता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स जो गाइड करते हैं स्टेट को while implementing or making the public policy or scheme. These are called directive principles of state policy. Clear? Directive principles provide constitutional direction to governments regarding social justice के regarding गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए गाइडलाइंस देता है, वेलफेयर ऑफ सिटीजन के लिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल पीस, और भी बहुत सारे मैटर है जिस जिस प्रिंसिपल गवर्नमेंट को गाइड करता है या गाइडलाइंस देता है। So while you are implementing this or making public policies, you need to focus on this. The aim to transfer India from a merely political democracy into a social economic democracy. Okay. ये याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन गोल क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनकर्प्ट करने का, इंडिया को एक सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी बनाना उसका गोल है, या सोशल इकोनॉमिकल वेलफेयर ऑफ द पीपुल इसका गोल है। क्लियर? ये याद रखना। ओके, सम ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय स्कॉलर्स ऑन डीपीएससी। अकॉर्डिंग टू B.R. Ambedkar, directive principles are like the instrument of instruction which were issued to Governor General and to governors of colonies of India by British government. ओके, मतलब B.R. अम्बेडकर का कहने का मतलब यह है, वो कहना चाहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है या टूल्स है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ओके, तब के टाइम पर हमारे गवर्नर जनरल और ब्रिटिश कॉलोनीज था, उनको लिए कह रहे हैं, बट अभी गवर्नमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, टूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जहां पर लिखा हुआ है। देन ग्रावेन ऑस्टिल सेड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज पार्ट ऑफ द कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग दे एक्सप्रेस सोशियो इकोनॉमिकल गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक्स टू अचीव। ओके, ग्रेवेल ऑस्टिल बताते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस को बताता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब आइडियाज को प्रमोट करता है। कौन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन कैसी हुआ, डीपीएसपी कैन बी अंडरस्टूड एज provisions intended to guide the government in achieving social economic objectives. ओके, कैसी हो यार, क्या करना चाहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इंटेंडेड मतलब गोल क्या है? टू गाइड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को गाइड करना, किस लिए? टुवर्ड्स अचीविंग द सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्लियर? कैबिन बताए, सॉरी, कैसी हो यार कह रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या गोल है? गवर्नमेंट को गाइड करना इन अचीविंग सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? अंबेडकर ने बताया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन ग्रावेल ऑस्टिन ने बताया कॉन्शियसनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन केसी वेयर सेड टू गाइड गवर्नमेंट इन अचीविंग सोशियो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? देन मूविंग टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ पर रखा गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है,
पार्ट 4 पर आर्टिकल 36 से 51 के बीच पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, आर्टिकल 37 पर ये सब मेंशन है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। फंडामेंटल राइट्स इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ओके, कंट्री को गवर्न करने के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई देम व्हाइल मेकिंग लॉज एंड पॉलिसी। ओके, जो जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है उन प्रिंसिपल को फॉलो करके गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या है, फॉलो करके अप्लाई करना जब पॉलिसी बनाने का टाइम आए, पॉलिसी या लॉ। ओके, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, इसको बैकग्राउंड को चेक करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैसे इनकर्ट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, देखते हैं। The idea of directive principles was influenced by several sources. Okay, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकर्ट किया गया है वो सेवरल इंस्टीट्यूशन से, ओके, इन सेवरल सोर्सेज से इन्फ्लुएंस हुआ है, बट मेनली इरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इन्फ्लुएंस हुआ है मेनली। अलग चीज से भी इन्फ्लुएंस हुआ है बट मेनली आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed idea of directive principles of state policy primarily from the constitution of Ireland. ओके, इसको इरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अदर सोर्स भी इससे इन्फ्लुएंस किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जैसे कि अदर इन्फ्लुएंसेस में देखते हैं। their broader philosophy was also influenced by Indian nationalist movement. ओके, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उससे भी इन्फ्लुएंस हुआ है। गांधीयन प्रिंसिपल से, आइडिया से इन्फ्लुएंस हुआ है। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस से इन्फ्लुएंस हुआ है। वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल से, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल उससे भी इन्फ्लुएंस हुआ है। क्लियर? देन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंकर्प्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या था, देखते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस। ओके, सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटीज है उनको रिड्यूस करना। ओके, सोशल जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए। देन सेकेंड वन इज एस्टेब्लिश इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल वेल्थ। ओके, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंडिया को बनाने के लिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब किसी के पास पैसा कंसंट्रेट होकर ना रहे, मतलब कोई बहुत ज्यादा गरीब ना हो जाए और कोई बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए। ओके, मतलब सबको जीने के लिए एक फेयर वे ऑफ लाइफ रहे, सबके पास बेसिक रिसोर्स फुलफिल हो। क्लियर? और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना उसका गोल है। देन प्रमोट वेलफेयर। डीपीएसपी और क्या करता है, वेलफेयर पॉलिसीज को प्रमोट करता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन। देन फोर्थ वन, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन। डीपीएसपी वीकर सेक्शन का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, जो भी डिसएडवांटेज या बैकवर्ड लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट्स इंटरेस्ट ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। देन फिफ्थ वन, प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डीपीएसपी और क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। उनमें से दो टाइप का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, ये डीपीएसपी पर ही मेंशन है। क्लियर? जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम देखते हैं वो डीपीएसपी से इंस्पायर होकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। क्लियर? देन सिक्स वन, प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट। डीपीएसपी ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब हम इंडिविजुअल है ह्यूमन का एजुकेशन में, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करना, सोशल स्टेटस को बढ़ावा देना, हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारना, ये सब क्या है,
ह्यूमन को डेवलप करता है, इन सब में फोकस करता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एडिक्वेट लाइवलीहुड हो गया, आर इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ डीपीएससी। देन सेवेंथ वन, प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस। ओके, डीपीएससी में एक आर्टिकल है जो कि इंटरनेशनल पीस को भी प्रमोट करता है। ओके, एनकरेजेस पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब स्टेट को गाइड करता है कि you should try to maintain international peace and decorum. Then देखते हैं classification of directive principles. ओके, बट ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्लासिफिकेशन होकर नहीं है। जो भी पॉलिटिकल स्कॉलर्स है वो स्टडी करके डीपीएसपी को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब नहीं हुआ है। The Constitution does not itself classify DPSP into categories. Okay, Constitution में ये classify नहीं हुआ है. However, political scientists and constitutional scholars generally classify them into these 3 principles. One is socialist, second one is Gandhian, third one is liberal and intellectual principles. Okay, आओ एक एक करके देखते हैं इन सारे प्रिंसिपल्स में क्या कौन से आर्टिकल्स आते हैं और कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या प्रोविजन को डील करता है। फर्स्ट वन इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। These principles aim to establish social, economical justice and reduce inequalities. ओके, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में जो जो भी आर्टिकल्स है डीपीएसपी का, इन सबका मेन गोल क्या है, सोसाइटी में कैसे इनइक्वालिटी को कम करना। ओके, द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपुल, उनका इम्प्रूव करना। ओके, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करना, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना, मतलब भेदभाव को दूर करना, अनटचेबिलिटी को हटाना, ये सारे चीजों पर फोकस कौन करता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। क्लियर? जब हम प्रिएम्बल पढ़ाए थे तो सोशलिज्म का वर्ड का मतलब क्या बताए थे, वही सब चीज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आएगा। क्लियर? आओ देखते हैं एक एक आर्टिकल। आर्टिकल 38। ओके, स्टार्ट कहाँ से होता है हमारे प्रिएम्बल का, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में। ओके, 36 37 में क्या है हम आगे देखेंगे, पर पहले 38 से देखते हैं। 38 स्टेट दैट स्टेट शुड प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपुल। याद रखना 38 में वेलफेयर ऑफ द पीपुल का प्रमोट किया गया है। बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर इन्फॉर्म बाय सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, इन सारे जस्टिस को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 38 में बात किया गया है। ओके, याद रखना आर्टिकल 38 में क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपुल। देन इट ऑल्सो डायरेक्ट द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम। ओके, सो इकोनॉमिक जस्टिस होगा तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी खत्म हो जाएगा, सोशल जस्टिस होगा तो सोसाइटी में जो इनजस्टिस या इनइक्वालिटीज है वो भी खत्म हो जाएगा। देन स्टेटस ऑफ पीपुल, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज मिलना सबको चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर फोकस कौन करता है, आर्टिकल नंबर 38 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, क्या कहना एक यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आर्टिकल 39 पर मतलब स्टेट शुड इंश्योर दैट अगर मेल मेंबर को या मेन को जितना काम करके, जितना टाइम काम करके जितना पैसा, सेम काम को सेम करने के लिए मेन को जितना पैसा मिल रहा है, वुमेन को भी इतना पैसा मिलना चाहिए। मतलब मेन और वुमेन के बीच में पैसा काम को लेकर पैसा का कुछ इनइक्वालिटीज ना रहे। अगर दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, सेम टाइम ले रहे हैं, तो उनको भी फेयर वे में पेमेंट करना चाहिए। मतलब मेन को जितना पैसा मिलना चाहिए वुमेन को भी इतना पैसा मिलना चाहिए, उसका मेन गोल हुए। ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल पे भी मिलना चाहिए। Article 39 contains several important social economical objectives like adequate means of livelihood. Okay, men and women should have adequate means of livelihood. Adequate means of livelihood मतलब state ये फैसिलिटीज को अरेंज करेगा। एडिक्वेट लाइवलीहुड मतलब जो मिनिमम
या बेसिक नेसेसिटीज जो रिक्वायरमेंट है लाइफ को जीने के लिए, इन सबको फुलफिल करने का गोल किसका है? स्टेट का है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस। ओके, स्टेट जो मटेरियल रिसोर्सेस को वो फेयर वे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना कि सब कुछ एक मेन को दे देगा। ओके, मतलब सोसाइटी का कॉमन गुड के लिए। ओके, द मटेरियल रिसोर्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व कॉमन गुड। ओके, सबका भलाई के लिए स्टेट जो भी रिसोर्सेस है या मटेरियल है, उन सबको कॉमन गुड के पर्पज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देन प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ओके, स्टेट इंश्योर करेगा कि किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर ना रहे, और एक मतलब ऐसा ना हो कि मतलब एक बहुत अमीर हो जाए और एक बहुत गरीब हो जाए। ओके, मतलब ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, इन सब को रिड्यूस करने का गोल किसका है? स्टेट का है। द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, means of production and means of production to common determinant। ओके, किसी के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक रिसोर्स को कंसंट्रेशन होकर ना रहे, वो फेयर वे में सबको डिस्ट्रीब्यूट हो। देन इक्वल पे, जो की बात किया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देन प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। जो भी इंडस्ट्रीज या कंपनीज में वर्कर काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, अगर चिल्ड्रन काम कर रहे हैं तो उनको प्रिवेंट करना, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। वर्कर्स शुड नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी इनटू ए अनसुइटेबल एम्प्लॉयमेंट। ओके, कोई डेंजरियस वर्क पर अगर कुछ है तो किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है, ये बात करना चाहता है। एंड चिल्ड्रेन शुड नॉट बी protected from should be protected from exploitation and condition of harmful to their development। ओके, चिल्ड्रेन को कुछ भी हार्मफुल या जो भी बिलो 14 ईयर्स के एज ग्रुप में है, उनको किसी कंपनी या हार्मफुल इंडस्ट्री में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। ये बात करता है क्या? कौन? आर्टिकल नंबर 39। क्लियर? आर्टिकल 38 क्या कहा? वेलफेयर ऑफ द पीपल। देन 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्लियर? देन 39 ए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ओके, ये कहना क्या चाहता है आर्टिकल 39? इक्वल जस्टिस, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, सो दैट्स वाई इक्वल फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब जब कोई कोर्ट केस होता है, तब तब क्या होता है? कोर्ट में केस चलता है, तो जब कोर्ट केस चलता है तो हमको वकील को पैसा देकर हमारा प्रेजेंट या हमारा जो भी आर्गुमेंट है प्रेजेंट करना पड़ता है। मतलब एक वकील को, लॉयर को हायर करना पड़ता है। तब के समय पर बहुत गरीब होते हैं जो वो लॉयर को या एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते। ओके, तो ये आर्टिकल क्या कहता है? जो भी गरीब है या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके पास राइट है कि गवर्नमेंट उनको फ्री में एडवोकेट या लॉयर प्रोवाइड करेगा जब उनके ऊपर कोई केस या कोर्ट केस हुआ है। क्लियर? फ्री लीगल एड मतलब गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज है, उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा सपोर्ट इन कोर्ट केसेस। Article 39A was added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में। ओके, 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में उसको ऐड किया गया था डीपीएससी में, वो पहले से नहीं था। It directs states to ensure equal justice, free legal aid and access to justice for disadvantaged person। जो भी गरीब या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जस्टिस सिस्टम या कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ये आर्टिकल बात करता है। इम्पोर्टेंस: ए पर्सन शुड नॉट बी डिनाइड जस्टिस सिंपली बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड लीगल असिस्टेंस। ओके, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब अगर कोई गरीब है
तो उसको जस्टिस सिस्टम्स को जस्टिस पाने से डिनाई नहीं नहीं किया जाए, इसीलिए इस आर्टिकल को 1976 में इनकर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देन आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ओके, आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क के बारे में बात करता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है एंड पब्लिक असिस्टेंस के लिए के बात करता है। आर्टिकल 41 डायरेक्ट्स द स्टेट को डायरेक्ट करता है विदिन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, पब्लिक असिस्टेंस मतलब अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट इंश्योर करे कि वो एम्प्लॉय कैसे हो सकता है। ओके, अगर ना हो पाए तो क्या क्या प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करके, जैसे आप लोग सुने होगा बेरोजगारी भत्ता। ओके, ये पब्लिक असिस्टेंस है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जिनको एम्प्लॉय गवर्नमेंट नहीं दे सकता है उनको गवर्नमेंट असिस्टेंस देता है, जो कि भत्ता वगैरह जिसे कहते हैं। देन ओल्ड एज, सिकनेस, disablement and other cases for an underserved want, sorry, undeserved want। तो ये सारे चीज को इंश्योर करना किसका गोल है? गवर्नमेंट का गोल है। तो जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए तो इन सारे चीजों के ऊपर फोकस करे। देन आर्टिकल 42 जो कि बात करता है ह्यूमनी कंडीशन फॉर वर्क। ओके, ह्यूमनी कंडीशन मतलब ह्यूमन सुइटेबल कंडीशंस को इन्फोर्स करना, जो एक ह्यूमन वहां पर काम कर सकता है, मतलब फैसिलिटीज, वर्किंग कंडीशन में जो लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं उस सिचुएशन में उनको काम करने के लिए एक फेयर कंडीशन प्रोवाइड करना, मतलब एनवायरनमेंट भी क्लीन होना चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा दबाव ना रहे, इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस मतलब इम्प्लीमेंट करने का गोल किसका है? गवर्नमेंट का है। वो आर्टिकल 42 डायरेक्ट करता है। और भी वो बात करता है क्या? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, इसको इन्फोर्स करना। एंड मैटरनिटी रिलीफ मतलब जब वुमेन कोई पब्लिक एम्प्लॉय में या जहाँ पर भी प्राइवेट एम्प्लॉय के दर पर काम करता है, जब का प्रेगनेंसी के टाइम पर गवर्नमेंट उनको क्या करता है, प्रोविजन है कि उनको मैटरनिटी रिलीफ मिले, शायद 2 इयर्स या समथिंग मैटरनिटी रिलीफ उनको मिलता है। मतलब वो पेड लीव होता है, मतलब उनको नौकरी से निकाल कर उनको एक पेड लीव दिया जाता है, मैटरनिटी रिलीफ उसको कहा जाता है। तो इन सब चीजों का एनफोर्स करने के लिए आर्टिकल 42 डायरेक्ट करता है स्टेट। देन 43 लिविंग वेज। लिविंग वेज मतलब सबको इतना बेसिक वेज मतलब सैलरी मिलना चाहिए जिसमें से उनका खर्चा मिट सके। तो बेसिक या मिनिमम वेज, लिविंग वेज सबको मिलना चाहिए, मिनिमम सैलरी। ओके, जिनसे एक इंसान चल सके अच्छे से, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए स्टेट पॉलिसीज बनाए। आर्टिकल 43 डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर फॉर वर्कर्स लिविंग वेज। वर्कर्स के लिविंग वेज के लिए मतलब मिनिमम वेज प्रोवाइड करने के लिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ओके, एक मिनिमम या डिसेंट स्टैंडर्ड मतलब बेसिक लाइफ जीने के लिए उस सैलरी से काम चले जाए। देन कंडीशन ऑफ वर्क इंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटीज फॉर लेजर एंड सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। ओके, वर्कर्स को लिए लेजर टाइम मतलब हॉलीडेज वगैरह उनको भी मिले, इन सब चीजों को इंश्योर करना इस आर्टिकल पर स्टेट को गाइड करता है। देन 43A में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ओके, 43A में क्या कहता है कि वर्कर को सिर्फ काम करना नहीं चाहिए, मतलब अगर सिर्फ वो काम करेंगे तो उनका कुछ डेवलप नहीं होगा।
वो मेंटली डिप्रेस हो जाएंगे। तो आर्टिकल 43A पर कहता है कि वर्कर्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन पर वो काम कर रहे हैं, उसका जो मैनेजमेंट फंक्शन है, मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उनमें पार्टिसिपेट करके अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए भी उनको राइट मिलना चाहिए। वो आर्टिकल 43A में बात करता है। 43A भी कब एड हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। आर्टिकल 39A भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पर एड हुआ था। देन और कौन कौन से आर्टिकल और कौन कौन से प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्रिप्ट हुए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना। Then it directs the state to to take steps to ensure participation of worker in management of industries. ओके, ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वर्कर्स को भी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए राइट्स होना चाहिए। If to promote industrial democracy, workers' participation and better employment, better better employee and worker के रिश्ते, मतलब ओनर और वर्कर के बीच में एक अच्छा रिश्ता बिल्डअप करने के लिए उसका मेन गोल है। देन आर्टिकल 47 जो कि बात करता है न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है। न्यूट्रिशन मतलब एक अच्छा हेल्दी लाइफ को प्रमोट करना स्टेट का मेन गोल है। कैसे हम साफ हवा पा सके, मतलब न्यूट्रिशन फूड हमको कैसे मिल सके, हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, हमको बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसे मिल सकता है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, इन सारी चीजों के बारे में बात करता है आर्टिकल 47। इट ऑल्सो डायरेक्ट्स द स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स प्रोहिबिशन ऑफ इनटॉक्सिक ड्रिंक्स। ओके, ये डायरेक्ट करता है स्टेट को टू वर्क टुवर्ड्स प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स मतलब जो भी पॉइजनस या टॉक्सिक ड्रिंक्स वगैरह है या ड्रग्स है जो कि हेल्थ के लिए इंजurious है, इन सबको प्रोहिबिट करने के लिए, बैन करने के लिए स्टेट एक फेयर रूल्स बनाए, वो आर्टिकल 47 में बात करता है। देन ये था सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। देन गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में जैसे बात किया गया क्या, मतलब वो सोशल जस्टिस प्रमोट करना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करना चाहिए, वो सोशल प्रिंसिपल्स में था। गांधीयन प्रिंसिपल्स में है क्या है, ये आइडियाज लाइक विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। रूरल डेवलपमेंट, गांव का डेवलप होना। विलेज सेल्फ गवर्नमेंट मतलब विलेज के पास एक सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए उनका खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो घरेलू इंडस्ट्री होता है, छोटा छोटा इंडस्ट्री, उन सबको प्रमोट करता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, जो भी पिछले वर्ग के लोग हैं उनको उनको प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को। ओके, देन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी बात करता है, इन सब चीजों के बारे में। फर्स्ट वन इज आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या बात करता है? विलेज पंचायत। ओके, आर्टिकल 40 directs the state to organize village panchayats and endue them with powers and authority necessary to function as a unit of self government. Okay, आर्टिकल 14 में बात करता है विलेज पंचायत मतलब गांव के पास एक सेल्फ गवर्नमेंट हो। ओके, सेल्फ गवर्नमेंट हो। जैसे आपने शायद देखा होगा कि मूवियों में वगैरह देखा, अब तो नहीं, जहाँ पर एक पेड़ के नीचे, गांव में एक पेड़ के नीचे सब कुछ बैठकर अपना खुद का डिसीजन लेते थे, गांव में क्या बेहतर हो सकता है, गांव का क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे रिजल्व हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में एक पेड़ के नीचे बैठकर डिसीजन लेते हैं। हम तो मूवियों में वगैरह में बहुत देखे हैं। अब तो ये ऐसा नहीं होता है, मतलब अब या पंचायत ऑफिस वगैरह बन गया है। ओके, वहां पर वो खुद का डिसीजन लेते थे। ओके, ये सबको प्रमोट करने के लिए
बात करता है क्या, आर्टिकल 40, जो गांव के पास एक खुद का सेल्फ गवर्नमेंट हो, जो कि अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और गांव का डेवलप हो पाए। इम्पोर्टेंस इज provides a constitutional foundation for democratic decentralization। ओके, एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोगों का, मतलब देखो अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, अगर विलेज के पास सेल्फ गवर्नमेंट होगा तो पावर का क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा ना। सेंटर के पास या स्टेट के पास सारा पावर ना रहकर लोग आकर विलेज सेल्फ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सो यहाँ पर डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन होगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का बढ़ेगा। क्लियर। लेटर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन दिस प्रिंसिपल। ओके, ये आर्टिकल 14 पे था, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में वो क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दिया गया जो बात करता है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिनमें आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। आपको पता होगा। क्लियर। देन 43, आर्टिकल 43 बात करता है कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। ओके, आर्टिकल 43 एनकरेजेस स्टेट्स टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज। इन सारे चीज को प्रमोट करता है क्या, आर्टिकल 43। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब घर में जो छोटा छोटा इंडस्ट्री वगैरह, मतलब जो वो बास्केट वगैरह जो बनाते हैं ना, वो सब एक क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री में छोटा छोटा इंडस्ट्री जो घर में बना हुआ है, वो हैंडमेड चीज। ओके, इन सब चीजों के बारे में ये बात करता है कॉटेज, आर्टिकल 43। इट सपोर्ट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव में एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करता है। सेल्फ रिलायंस मतलब गांव में सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं। एंड लोकल इकोनॉमी को भी ये डेवलप करता है। देन आर्टिकल 43 बी, जो कि कॉरपोरेट सोसाइटीज के बारे में बात करता है। कॉरपोरेट सोसाइटीज क्या है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलाकर एक सोसाइटी या कंपनीज वगैरह जैसे बनाते हैं, वो काम करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या सोसाइटी के कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए वो काम करते हैं, उनको कहा जाता है कॉरपोरेट सोसाइटी। वो आर्टिकल 43 में बात करता है। ओके, सब मिलकर मतलब एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं। मतलब जैसे कंपनीज वगैरह में एक ओनर था, ओनर रहते हैं, बट कॉर्पोरेट सोसाइटीज में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उनके ओनर होते हैं। आर्टिकल 43 बी डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट वॉल्यूंटरी फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी। ओके, कॉर्पोरेट सोसाइटी कैसे प्रमोट हो, उनको प्रोविजन बनाए कौन, स्टेट। एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब चीजों को एनफोर्स करने के लिए स्टेट प्रोविजन बनाए। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको इनक्रप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। देन आर्टिकल 46 वीकर सेक्शन। ओके, ये क्या बात करता है, आर्टिकल 46 डायरेक्ट द स्टेट को डायरेक्ट करता है टू प्रमोट विथ स्पेशल केयर एजुकेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एजुकेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, जो भी पिछड़े मतलब वीकर वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनका एजुकेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना स्टेट उनके लिए रूल बनाए। पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए। इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस से उनको प्रोटेक्ट करना, एंड एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी बात करता है आर्टिकल 46। ओके, आर्टिकल 46 मतलब वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए बात करता है। देन आर्टिकल 47 प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, इन सब चीजों के बारे में बात करता है कौन, आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 कहता है कि स्टेट इंटॉक्सिक ड्रिंक्स
या ड्रग्स वगैरह जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इन सबको कैसे बैन हो सके, पब्लिक में सेल ना हो सके, उसको इन्फ्लुएंस इन मतलब इन सारे चीजों के लिए लॉ बनाए। Gandhian concerned with the public morality and health by directing states towards prohibition of intoxicating drinks and drugs injurious to health except for मेडिकल पर्पज। ओके, जो मेडिसिन बनाने में कुछ भी ड्रग्स का यूज होता है, तो ओनली मेडिसिन को छोड़कर और सारे चीज में जो ड्रग्स का सेल हो उनको डिक्रीज करना, मतलब बैन लगाना के लिए बात करता है कौन? आर्टिकल 47। देन आर्टिकल 48 एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, आर्टिकल 48 बात करता है डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। ओके, एक मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन पर क्या एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करता है। ओके, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो भी एनिमल काव वगैरह है, हो गया गॉड वगैरह हो गए, सीप हो गए, इन सबको पालने के लिए एक साइंटिफिक वे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए बात करता है। प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो एनिमल वगैरह है, उनका ब्रीड्स कैसे अच्छे से हो सके। देन टेक स्टेप्स फॉर प्रोहिबिटिंग स्लॉटर ऑफ काव। काव का स्लॉटर को बैन करने के लिए, प्रोहिबिट करने, काव स्लॉटर मतलब काव मतलब गायों का मीट के पर्पज में मारना को बैन करना। calves and other mills and draught cattle, कैटल वगैरह, काव वगैरह, काल्प्स वगैरह, इन सबको मारने को बैन करना, जो मारा जा रहा है और किल किया जा रहा है, इन सबको उन पर बैन लगाने के लिए बात करता है आर्टिकल 48। क्लियर? तो ये था सोशल सोशलिस्ट प्रिंसिपल, देन ये था गांधीयन प्रिंसिपल्स के कुछ आर्टिकल, देन है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के आर्टिकल। आई थिंक टाइम 45 से ज़्यादा हो गया है, 40 मिनट से ज़्यादा हो गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, और देन इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में क्या क्या आर्टिकल है वो बात करेंगे। देन एक सीक्वेंसिक ऑर्डर से 36 से 51 के बीच में जो जो आर्टिकल है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, देन इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल सॉरी डीपीएसपी, उसके बारे में बात करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, देन देन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड एज वेल। अगर आज की क्लास में कुछ डाउट वगैरह है तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन या सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।